गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है वो दिसंबर 2023 के एग्जाम को लेकर है। और हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेडागॉजी, एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट है। इससे संबंधित टॉपिक को हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जिसमें यूनिट 7 के सेक्शन ए को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी के कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने कल की डेट में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू वे में करेंगे। कल हम लोगों ने प्लेसमेंट असेसमेंट किया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया है, समेटिव असेसमेंट किया है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। हम लोगों ने कल के जो लोग जो है कल का वीडियो नहीं देखा है, उसको जाके पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव वे में आपको चारों चीजें बताई गई हैं। आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, जिसमें है उद्देश्यों और परिणामों के बीच संबंध को बताना है कि रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उद्देश्य और परिणामों के बीच संबंध। किसके? उद्देश्यों और परिणामों के बीच संबंध, ठीक है। इसकी बात हम लोग करेंगे आज। उद्देश्यों परिणामों के बीच क्या संबंध होता है, इससे इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के लक्ष्य और इरादों का वर्णन करते हैं। मतलब उद्देश्य क्या होता है कि जो सिलेबस दिया रहता है, जो करिकुलम आपको दिया रहता है, जो आपको पुस्तक दी रहती है, उसी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो है उसको उद्देश्य बनाकर कि किस पाठ को कितने समय में कंप्लीट करना है, ये टीचर जो है अपने उद्देश्य बनाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब द गोल एंड इंटेंशन ऑफ द प्रोफेसर हु टीच द कोर्स। मतलब इसमें कह रहा है कि हु टीच द कोर्स, मतलब कैसे उसको पढ़ाना है। क्या है? मतलब लिखेंगे टू टीच द कोर्स, ठीक, हु टीच द कोर्स। मतलब ये किसके लिए? प्रोफेसर्स के लिए है, कि वो आपके जो लक्ष्य है, जो आपके लक्ष्य है या जो आपके उद्देश्य है, उनको किस तरीके से वो कंप्लीट करेंगे, ये उनके लिए टास्क होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ कि उद्देश्यों के कंप्लीट करने के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो पाठ्यक्रम को किस तरीके से पढ़ाना, पहले पॉइंट में ये बताते हैं। उद्देश्य, जिसे अक्सर पाठ्यक्रम में जो है हम लोग एक इनपुट कह सकते हैं, इनपुट कहा जाता है, उद्देश्य को, लक्ष्य को बताता है। मतलब यहाँ पे जो गोल्स है, गोल्स को यहाँ पे इनपुट के रूप में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफन टर्म्ड द इनपुट इन द कोर्स। मतलब कोर्स यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कोर्स को क्या कहा गया है? इनपुट कहा गया है, इनपुट कहा गया है। ठीक है, किसको? कोर्स को इनपुट कहा गया है, जो कि आपको क्या करता है? गोल्स ऑफ द पर्पस, मतलब आपके जो पर्पस एंड गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए। इस इनपुट में होता क्या चीज है? इनपुट, इस इनपुट में आपके पर्पस होते हैं और क्या होता है? गोल होता है।
ठीक, अब जैसे कोर्स है, कोर्स में आपकी सब चीजें मिलेंगी, इस कोर्स के अनुसार ही जो है टीचर आपको पढ़ाएगा। तो पढ़ाने के लिए जो कोर्स में आपके पर्पस होंगे, जो गोल्स होंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए टीचर आपको एक एक जो है आपकी स्ट्रेटजीज बनाता है। उस स्ट्रेटजीज को जब बनाता है तो वही आपकी ये इनपुट कहलाती है। इनपुट इन द सेंस कि आपके अंदर चीजों को डालने का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। इसमें क्या किया था, इसमें जो है जब कभी हम कोर्स को पढ़ाने के लिए जब टीचर जाता है तो उसमें आपके स्किल्स को यूज करेगा आपके, ठीक है, मटेरियल को यूज करेगा, कंटेंट को यूज करेगा, आपकी फैकल्टी स्टाफ है उसका यूज करेगा, सब चीजों का एक तरीके से व्यवस्थित क्रम बना लेगा। तो उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आप बता सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसी चीज होती है जो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स लक्ष्य को बनाते हैं। ठीक है, जब लक्ष्य को बनाते हैं तो इसमें जो है पाठ्यक्रम जो होता है जिसको कोर्स कहते हैं, कोर्स आपका इनपुट कहलाता है और इनपुट में आपके गोल्स रहते हैं और पर्पस रहते हैं। अब इसको करता कौन है, इसको टीचर्स करते हैं। ठीक है, ये कोर्स है, कोर्स के अंदर रहता है। अब पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव में कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहती है, तो पर्पस एंड गोल्स रहते हैं। कोर्स में इनपुट रहता है, इनपुट के अंदर जो है आपके पर्पस एंड गोल्स रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो प्रोफेसर छोड़ दो, कह दो टीचर जो है जब पढ़ाने जाएगा तो आप उसके पास एक पुस्तक होगी। जैसे हम ही को है, हमको यहाँ पर पढ़ाना है या बताना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सिलेबस पूरा लिया। अब उस सिलेबस के अनुसार, उस कोर्स के अनुसार ही हम पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को। हमारा लक्ष्य क्या है कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो, मतलब कोर्स हमारा इनपुट है, उसके अंदर हमारे पर्पस है और गोल है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये तो इतनी चीजें समझ में आई, बताओ अब। जी सर। ओके, ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। यहाँ पर छात्र क्या करते हैं, अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्या काम होता है, कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम कैटलॉग द overreaching products of the course and are the evidence that the goal or objective were achieved। मतलब यहाँ पे छात्र जो होते हैं सीखने के परिणाम जो होते हैं पाठ्यक्रम के व्यापक रूपों में उत्पाद को सूचीबद्ध करते हैं। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे ये क्या करेंगे, आउटकम्स का काम करेंगे। ठीक, आउटकम्स का काम करेंगे। आउटकम में क्या होगा, आउटकम में आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, ठीक, प्रोडक्ट्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या आप प्रोडक्टिविटी निकल के आती है, कौन कौन से कितने अच्छे बच्चे वहां पर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पर आउटकम जो होता है हाई लेवल पर, हाई लेवल थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम जिसमें आपने पढ़ा होगा, लर्निंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो होता है कि जो कोर्स होता है, कोर्स के अनुसार जो टीचर ने पढ़ाया प्रोसेस पर्पस एंड गोल को लेकर, उसके आधार पर जब वो टीचर जो अपने काम को कंप्लीट करता है, टीच करता है, टीच करने के बाद स्टूडेंट जो पढ़कर निकलता है वही आउटकम आपका लर्निंग आउटकम होता है, जिसको स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बोलते हैं हम लोग। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं कि प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं जिससे ये पता चलता है कि लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं ना। इसी प्रोडक्ट के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा है कि प्रोडक्ट हमारा खराब है। इन द सेंस स्टूडेंट हमारा अच्छा है कि स्टूडेंट हमारा खराब है। खराब इन द सेंस क्या स्टूडेंट ने सिलेबस को कंप्लीट किया है, क्या स्टूडेंट ने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, टीचर्स की काफी हद तक होती है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर यहाँ पर बताओ। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग क्या करना है, और रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य में जब कभी हम किसी भी पाठ्यक्रम को या किसी भी कक्षा में जाते हैं तो उस कक्षा का कुछ पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्यापक क्या होते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं। उस गोल के आधार पर ही वो पढ़ाना शुरू करते हैं।
जब वो उस कोर्स को लेते हैं, कोर्स को लेने के बाद जो होता है वो इनपुट का मतलब होता है डालना, ठीक है ना। तो वो इनपुट के लिए काम करते हैं, जिसमें पर्पस और गोल्स को ध्यान में रख के काम किया जाता है। अब क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमें ये पता करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, मतलब लर्निंग आउटकम देखना है हमें ना भाई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे, फिर यहाँ पे आउटकम होंगे, आउटकम स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, कोर्स होगा, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाएगा, याद रखना है, उद्देश्य कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा, और किसको लेकर बनाएगा, कोर्स को लेकर बनाएगा। और आउटकम में क्या रहेगा, आउटकम में कितने गोल को उन्होंने अचीव किया है, गोल को कितना प्राप्त किया है, ये वहां पे देखा जाता है आपका। ठीक, तो स्टूडेंट क्या हो गए, आउटकम। अब स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस कवर किया कि नहीं किया, इसके आधार पर ही हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अर्थात स्टूडेंट के बारे में बता सकते हैं कि उसने कितना कोर्स कंप्लीट किया और कितना कोर्स नहीं कंप्लीट किया आपने। आप समझ में आया, बताइए। लो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 25 बच्चों का या 30 बच्चों का क्लासरूम है। टीचर वहां जाता है, पूरा पढ़ाता है मैथ के। अब उसमें से जो वो जितनी भी चीजें समझा रहा है, बता रहा है कि उसको 6 महीने में 5 लेसन कंप्लीट करने हैं, तो 6 महीने में उसने 5 लेसन कंप्लीट किए। तो वो इनपुट कर रहा था, सब बच्चों में डाल रहा था, सब बच्चों को बता रहा था, उसके पर्पस भी थे, गोल भी थे, यही कि 5 लेसन उनको कंप्लीट करने हैं। अब उसके बाद उसने चेक किया कि उसका बच्चों का एग्जाम हुआ हाफ ईयरली, तो उसमें स्टूडेंट ने आउटकम्स दिए, अपने आउटकम इन द सेंस अपना परफॉर्मेंस किया। उस परफॉर्मेंस के आधार में पता चला कि प्रोडक्ट कैसे हैं। सभी प्रोडक्ट जितने भी टीचर के द्वारा बताए गए हैं 25 या 30 बच्चों को, उसमें से किसने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसी के आधार पर हम बता सकते हैं प्रोडक्ट कितना हाई लेवल क्वालिटी का हो सकता है या लो लेवल क्वालिटी का है। तो यहाँ पर ही इतना ये आपका आता है। क्लियर पॉइंट। हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग के जो सिलेबस में है, आप लोग सिलेबस भी देख लिया करिए ना। सिलेबस में आपका क्या है, आपका सिलेबस में आपका है आउटकम्स और असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, ठीक है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, जिसमें एंडरसन एंड क्रेथवाल है। अफेक्टिव का क्रेथवाल दिया है, एंड साइकोमोटर डोमेन का आरिस दवे दिया है। लेकिन उससे पहले हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किसका आता है, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसको साफ कर दें, इसको बहुत कायदे से लिखिएगा, ये आपके आगे तक भी एग्जाम में मतलब हेल्प करेगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। ठीक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं ब्लूम वर्गीकरण। ठीक, ब्लूम वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कह सकते हैं सीखने के डोमेन, मतलब सीखने का जो वर्गीकरण है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सीखने के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में पहली बार 1956 से 72 के बीच में इसके बारे में काफी डिस्कस किया गया। मतलब सीखने के, इन्होंने किस पर बात किया है, सीखने या अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के क्षेत्र के बारे में। मतलब क्या है, क्या है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग लिखिएगा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक, यहाँ सीखने के क्षेत्र पर ये काम बात करते हैं पूरा का पूरा कि इन्होंने क्या कहा है, कब किया है बात, इन्होंने बताया है ये 1956 से लेकर 1972 तक के बीच में जो है इस पर काफी काम किया गया था। ठीक है, इसमें जो है कहते हैं कि द डोमेन्स ऑफ लर्निंग वेयर फर्स्ट डेवलप्ड एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1956 टू 1972।
मतलब अधिगम के जो क्षेत्र हैं पहली बार 1956 से 1972 के बीच विकसित और वर्णित किए गए थे। फिर कहता है कि सम वेब रेफरेंस एट्रीब्यूट ऑल ऑफ द डोमेन्स टू बेंजामिन ब्लूम विच इज सिंपली नॉट ट्रू। मतलब कहते हैं कुछ वेब संदर्भ में बेंजामिन ब्लूम को सभी क्षेत्रों का श्रेय देते हैं जो सच हो भी सकता है और सच नहीं भी है, ठीक ना। जबकि ब्लूम ने संज्ञानात्मक भावात्मक दोनों क्षेत्रों का वर्णन शामिल किया था, लेकिन संज्ञानात्मक क्षेत्र पर पहली बार लेख के रूप में वो दिखाई दिए। मतलब कह सकते हैं कि बेंजामिन ब्लूम ने, कहा जाता है बेंजामिन ब्लूम ने 3 पॉइंट्स की या 3 चीजों को बात करी थी आपकी, ठीक है। उन चीजों को भी हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो है इन्होंने, कहा जाता है ब्लूम्स ने 3 जो है चीजों के बारे में बताया है। अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वो 3 चीजें। चलिए लिख भी देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर, इसको साफ कर दे तो ये ऊपर लिख देते हैं ना, क्योंकि वो जो है काफी चीजें में आएगा आपका 90। सबसे पहले जो ब्लूम्स का है वो उन्होंने कॉग्निटिव, ठीक, कॉग्निटिव डोमेन है आपका। कॉग्निटिव डोमेन के बाद अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है। कॉम्परेटिव वे में लिखिएगा, तीनों एक साथ एक ही लाइन में। अफेक्टिव डोमेन है आपका, और साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन है जिसको हम लोग संज्ञानात्मक बोलते हैं, संज्ञानात्मक होता है। दूसरा आपका भावात्मक होता है। तो साइकोमोटर लिखा है ना आपने वो? हाँ, साइकोमोटर और मनोगतिक होता है। तो दिख नहीं रहा है ना उधर की साइड का, अच्छा अच्छा, लिख दे रहे हो। तो थोड़ा सा कट रहा है। अच्छा, मनोगत्यात्मक, थोड़ा नहीं पूरा ही कट रहा था वो, ठीक। मनोगत्यात्मक होता है। तो ये आपके 3 डोमेन्स, ये 3 डोमेन्स के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक। ये 3 डोमेन्स के बारे में इन्होंने बात करी है। इस डोमेन्स के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। ये सब क्या है, ये डोमेन्स है आपके। डोमेन्स मतलब क्षेत्र है, ठीक ना। ये डोमेन्स इन्होंने, ये 3 डोमेन्स इन्होंने बताए हैं आपके, इसको ध्यान रखना है, ठीक। ये 3 डोमेन्स है आपके। अब इन्होंने जो भी क्षेत्र, जो भी उद्देश्य, मतलब जो भी चीजें ये बताई हैं वो किसके आधार पे बताई हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इसको हमें ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे कि इन्होंने जो है आमतौर पर शिक्षकों के बीच, मतलब इसका प्रयोग जो है आमतौर पर शिक्षकों के रूप में शिक्षक इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा, जब इन्होंने अपना वर्क काम करना ब्लूम्स ने शुरू किया था तो इनके सहयोगी थे, क्रैथवॉल थे, डेविड क्रैथवॉल, उन्होंने इनके साथ सबसे ज्यादा काम किया, जो कि 1956 में भी एक प्रकाशित पुस्तक में इनका नाम देखने को मिलता है। मतलब ब्लूम के साथ क्रैथवॉल का नाम भी देखने को हम लोगों को मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो दिया है सबको कॉम्परेटिव वे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इन्होंने जो तीनों दिया है इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, इसको भी हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब देखते हैं, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन की,
कॉग्निटिव में आपके कौन कौन से दिया है? सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? नॉलेज लिखिएगा, नॉलेज आ जाएगा। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन के बाद आपका एनालिसिस, एनालिसिस आपका आ जाएगा। एनालिसिस के बाद सिंथेसिस आपका आएगा। सिंथेसिस आएगा। सिंथेसिस के बाद आपका इवैल्यूएशन आएगा। आपका इवैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जिसमें इसमें और क्या बात करते हैं? इसमें ये आप बोलते हैं मेंटल स्किल होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? मेंटल स्किल होता है आपका। लिखिएगा, मेंटल स्किल। ठीक है, ये इसके अंदर मेंटल स्किल होता है जिसमें नॉलेज की बात करते हैं। ठीक, ये इसके साथ जुड़ा होता है आपका। ये लिख लीजिएगा। ये आप जो है इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिएगा ना, मेंटल स्किल और ब्रैकेट में नॉलेज करके। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्या? अफेक्टिव डोमेन में, जिसको भावात्मक हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अफेक्टिव वाले में क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है आपका? फीलिंग एंड इमोशंस आते हैं आपके। क्या आते हैं? फीलिंग एंड इमोशंस, इसको भी नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, अब इसमें आपके क्रम याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें हम लोग इतने पॉइंट्स हो गए। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? निमोनिक के आधार। अभी अब इसके बाद हम इसको बनाते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपका रिसीविंग होता है आपका। सर कॉग्निटिव में 7 हुए ना, वो ऊपर भी तो लिख रखा है आपने, 6, मेंटल स्किल। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ये तो इसके अंदर में कॉग्निटिव में क्या चीजें आती हैं? तो मेंटल स्किल आता है इसके अंदर, और ये नॉलेज की बात करता है मेंटल स्किल में। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं अफेक्टिव डोमेन में, जिसमें आपका रिसीविंग आएगा। आपका रिसीविंग आएगा। रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्ड आएगा। ठीक, रिस्पॉन्ड आएगा, या रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड के बाद वैल्यूइंग होती है। देखिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दी है, ब्लूम्स ने जो वर्गीकरण दिया है, पूछा जाता है कि ये वर्गीकरण किस उद्देश्य से दिया है? ये सीखने के उद्देश्य से दिया है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया है। इसको नोट करिएगा। सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या सीखने के उद्देश्य के लिए इन्होंने जो है ब्लूम्स अपना वर्गीकरण दिया है। इन्होंने डोमेन्स बताए हैं। इन्होंने 3 प्रकार के डोमेन्स की बात करते हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन होता है, दूसरा अफेक्टिव डोमेन होता है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन होता है। जिसमें कॉग्निटिव डोमेन में इन्होंने क्या बताया कि मेंटल स्किल होती है, जिसमें नॉलेज की बात होती है। अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम लोग भावात्मक बोलते हैं, इसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस होता है आपका। और साइकोमोटर, जिसको मनोगत्यात्मक बोलते हैं, ये मैनुअल और फिजिकल स्किल के बारे में डिस्कस करता है आपका। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपके इसके सीक्वेंस लगाने को आएंगे। ठीक है, इसके सीक्वेंस लगाने को आएंगे, तो आप क्या करोगे? इसके पहले वर्ड को ही सब लोग ले लोगे ना। पहले वर्ड को ही सब लोग क्या करोगे? ले लोगे। पहले वर्ड को ही आप लोग सब लोग बना लोगे इसमें।
कि पहला पहला वर्ड सब में इसमें पकड़ लेना है आपको, ठीक है, कि पहले पहले वर्ड को ही आप पकड़ लोगे तो आपको सब कुछ इसमें आप शॉर्ट कीज बना ले जाओगे इसमें, ठीक। ये इसको पकड़ लिया, इसी में इसी प्रकार इसमें भी आप पकड़ लो पूरी चीजों को, पहला पहला वर्डिंग बना लो इसमें, ठीक। शॉर्ट कीज में आप बनाओगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है, पहला तो आपका क्वेश्चन आता है कि इसके सीक्वेंस आता है, कौन सा किस सीक्वेंस में है। मान लो इसके सीक्वेंस को अनसीक्वेंस कर दिया और सीक्वेंस पूछ लिया, तो आपको पहला याद होना चाहिए कैसे इसमें करते हैं। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन में आपके 6 पॉइंट दिए हैं, 6 स्टेप दिए हैं। सबसे पहले कहते हैं कॉग्निशन, मतलब संज्ञान में सबसे पहले किसी भी चीज का नॉलेज, हमें नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करने के लिए उन्होंने कहा कि बोध करो, समझो किसी चीज को। समझने के लिए क्या करोगे आप, प्रयोग करोगे। जब प्रयोग करोगे, प्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण मतलब इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉग्निटिव में, कॉग्निटिव में हम किसी भी चीज में, संज्ञान में किसी भी चीज में सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान के लिए क्या चाहिए, हमें समझ चाहिए। समझ के लिए हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग के बाद हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं कि भाई जो हमने प्रयोग किया कैसे किया, कहाँ किया, किस लिए। विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं। संश्लेषण करने के बाद उसका मूल्यांकन हम लोग करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपका सबसे लास्ट वाला होता है, और लोवेस्ट लेवल पर कौन होता है, तो ये आपका नॉलेज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कॉग्निटिव डोमेन में हाईएस्ट लेवल पर कौन होता है और लोवेस्ट लेवल पर कौन होता है। तो हाईएस्ट लेवल पे सब लोग बता देते हैं नॉलेज होता है, नहीं, हाईएस्ट लेवल पे नॉलेज नहीं देते हैं। हाईएस्ट लेवल पे आपका इवैल्यूएशन होता है। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट और लोवेल, तो ऊपर वाले जितने भी हैं ये पूरे के पूरे लो लेवल पर जाएंगे आपकी। ये तीनों की ही बात कर रहे हैं हम, तीनों में ही ये बात क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लोवेस्ट, मतलब निम्न स्तर की बात करेंगे। वही हाईएस्ट लेवल की बात करोगे आप लोग, तो हाईएस्ट लेवल पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो कौन कौन सा होगा, यही तीन आपके हाईएस्ट लेवल पर आपके आ जाएंगे, ये आपका हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। ठीक, सबसे ऊंचे स्तर पे कौन होंगे, क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि हाईएस्ट लेवल पर कौन होता है। तो आपका इवैल्यूएशन होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा और नेचुरलाइजेशन आपका होगा। लोवेस्ट लेवल पर कौन होगा, नॉलेज होगा, रिसीविंग होगी और आपका इमिटेशन आपका होगा। तो ये आपके लोवेस्ट लेवल पे और हाईएस्ट लेवल पे आपको याद रखना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं भावात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। भावात्मक क्षेत्र में फीलिंग्स आती है और इमोशंस आता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसी के अनुसार उसको रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद उसका अवमूल्यन मतलब उसकी वैल्यू समझते हैं कि उसकी क्या महत्वता है हमारे लिए। फिर उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका संगठन करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने के बाद तब हम चरित्र का निर्माण हमारे होता है, ठीक है। तो ये भावनात्मक वाले में, भावात्मक वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी चीज को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे। मतलब जैसे मैंने ग्रहण और रिसीव करने का मतलब क्या हुआ कि छोटे बालक जो होते हैं वो घर परिवार हर जगह हर चीजों को देखते हैं और उसी के अनुसार सीखते हैं। अब जैसे एक छोटा बालक है, उससे अगर आप बात करेंगे, ठीक, एक छोटा बालक है, अगर उससे हम बात करेंगे तो वो घर में रहता है, घर में चीजों को सभी लोगों को देखता है कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और जब कोई बाहर से आता है तो उसके साथ जो बिहेव करता है वो रिस्पॉन्ड कहलाता है। रिस्पॉन्ड करने के बाद उसके मूल्यों को देखा जाए कि उसके अंदर क्या अच्छी चीजें क्या बुरी चीजें हैं। तो वो चीजें वैल्यू, मतलब जिसको तौलते हैं, जिसको चेक करते हैं, तो वैल्यू हो गई उसकी वैल्यूइंग होगी। वैल्यूइंग के बाद
हम उसकी व्यवस्था करते हैं कि चलो ये बच्चा सीख रहा है, इसको और व्यवस्थित रूप से सिखाते हैं। जब इसको और व्यवस्थित रूप से हम सिखाते हैं तो वो आपका किसमें जाता है, चरित्र निर्माण में जाता है, कैरेक्टराइजेशन में हम लोग का चला जाता है। जबकि कॉग्निटिव डोमेन में क्या था, कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले नॉलेज आता है। नॉलेज को लेने के लिए हमारे अंदर समझ होनी चाहिए, समझ के साथ हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद संश्लेषण करेंगे, संश्लेषण के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। जबकि अफेक्टिव डोमेन में हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, दूसरे नंबर पे उसी के जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, अनुक्रिया करेंगे, फिर वैल्यूइंग देखेंगे, वैल्यूइंग का मतलब कितना हमने ग्रहण किया है वो देखेंगे, फिर उसके लिए व्यवस्था करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर लास्ट में कैरेक्टराइजेशन या चरित्र निर्माण की बात होती है। अब आती है बात मनोगत्यात्मक की, साइकोमोटर डोमेन की, जिसको मैनुअल और फिजिकल स्किल हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे सामने उद्दीपक दिखाई देता है, इमिटेशन होता है, उद्दीपक दिखाई देने के बाद उसमें हम जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन के बाद उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के बाद कोऑर्डिनेट करते हैं, उसका समायोजन करते हैं, समायोजन करने के बाद उसका चरित्र वो स्वाभाविकरण करते हैं, नेचुरलाइजेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले कोई भी चीज दिखाई दी, वो अच्छी है कि बुरी है, ठीक है, जैसा भी है, लेकिन उसको मैंने अपने जोड़ तोड़ के अपने मन में अपने तरीके से बैठाल लिया। अब बैठालने के बाद उस पर कंट्रोल किया हमने, कंट्रोल करने के बाद उसको समायोजित करके कहीं भी प्रस्तुत करना हुआ तो कहीं भी समायोजन उसका कर लिया, समायोजन करने के बाद अपने स्वभाव के अनुसार हमने उसको बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो आपके क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे ये भी ध्यान रखना है कि आपके सबसे पहले सीक्वेंस वाले सब आएंगे कि अफेक्टिव डोमेन के सीक्वेंस क्या है, साइकोमोटर डोमेन के सीक्वेंस क्या है, या कॉग्निटिव डोमेन के सीक्वेंस क्या है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल पे कौन होता है, तो हाईएस्ट लेवल पे आप लोग लिख लीजिएगा कौन कौन होता है आपका, इवैल्यूएशन होता है आपका, अलग से नीचे लिखते हैं ये नोट करके, हाईएस्ट लेवल पे इवैल्यूएशन होता है, दूसरा कैरेक्टराइजेशन होता है, तीसरा नेचुरलाइजेशन होता है। अब पूछेगा लोवेस्ट लेवल पर कौन होता है, तो लोवेस्ट लेवल पर आपका नॉलेज होता है और आपका रिसीविंग होता है और इमिटेशन होता है। तो इसमें आपके इतने क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बनेंगे आपके। क्लियर है, बताइए, पॉइंट क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, सब चीजें सभी को। तो हम लोगों ने आज अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया था, और इसके आगे के कल कॉम्पिटिटिव वे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने क्या कहा था, आर.एस. दवे ने क्या कहा था, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।